पीयूष गुप्ता जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। जिस तरीके से दिल्ली में इलेक्शन की तैयारी चल रही है, इस बारी क्या नया है? सही मायने में सबसे पहले तो मैं आज आपके इस वीडियो के माध्यम से अपने सारे अधिवक्ता भाई और बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन लोगों ने मुझे 2018 में यंगेस्ट मेंबर बार काउंसिल चुना। उसी श्रृंखला में बार काउंसिल के बाकी 24 मेंबर्स ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मुझे यंगेस्ट को चेयरमैन फिर यंगेस्ट सेक्रेटरी बनाया। हर चुनाव के अपने अपने मुद्दे होते हैं। लास्ट इलेक्शन में जो मेरे एजेंडा थे, बाय गॉड्स ग्रेस और मेरे दादाजी के आशीर्वाद से मैक्सिमम मैंने अपने फुलफिल करे। चाहे वो हर कोर्ट में फ्रंट डेस्क लगाने की बात थी। एक बहुत बड़े लोगों की शिकायत थी कि सिटी फोर्ट हेड ऑफिस है बार काउंसिल का, जो हर दिल्ली के अलग अलग कोनों से बहुत दूर पड़ता है और बेसिक सुविधाएं लेने के लिए सिटी फोर्ट जाना पड़ता है। जितने का काम नहीं है उतनी उससे ज़्यादा ट्रैवल एक्सपेंसिव लग जाते हैं। आज जो मेरा लास्ट इलेक्शन का एजेंडा था, सबसे पहले आते ही 2018 से 20 के बीच हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, चाहे वो रोहिणी कोर्ट हो, करकटुमा कोर्ट हो, द्वारका कोर्ट हो, हर कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का फ्रंट डेस्क ऑफिस खोला, जहाँ बेसिक सुविधाएं जैसे कि बार काउंसिल का आईडी कार्ड रिन्यू होना है या सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बनाना है, वो सुविधाएं वहाँ उपलब्ध रही। तो मेरी कोशिश ये रही कि जिन वादों के साथ मैं लास्ट इलेक्शन में आया था वो वादे पूरे हों, और भगवान ने मेरा साथ दिया। मैं उन वादों को पूरा करने में सक्षम रहा। इस बार नया क्या होगा? कुछ चीज़ें जो लास्ट इलेक्शन की रह गई हैं, जैसे कि आज की डेट में आप देख रहे हैं कि वकीलों पे कहाँ कहाँ किस किस तरह की त्रासदियाँ हो रही हैं, कई एडवोकेट्स के मर्डर तक हो गए। तो हमें एक बहुत बड़ी आवश्यकता है एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की, तो वो लेके आना है। उसके अलावा कुछ मेरी बेसिक चीज़ें हैं जो मैं मानता हूँ कि एडवोकेट जब प्रैक्टिस में आता है, एक बेसिक उसको अपनी खुद की किताबें उपलब्ध नहीं होती। आज इतना महंगी हो गई हैं चीज़ें कि माना कि चाहे डिजिटल, जितना बड़े डिजिटल पहुंच चुका हो, ऑनलाइन अब चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी जो एक इंटरेस्ट एक एडवोकेट का किताब पढ़ने में आता है या फिजिकली फाइल पढ़ने में आता है, वो ऑनलाइन लैपटॉप पे या फ़ोन पे पढ़ने में नहीं आता। तो मेरा ये एक और मेरा ये एजेंडा है कि जो एडवोकेट रजिस्टर्ड हो, उसे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर पूरा कंप्लीट सेंट्रल एक्ट्स का एक पूरा बेयर एक्ट का सेट उसे गिफ्ट मिलना चाहिए। मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट टेन्योर में बार काउंसिल में रेजोल्यूशन पास कराकर ये चीज़ें उपलब्ध कराऊंगा। जिस तरीके से आप इलेक्शन इस बारी लड़ रहे हैं, तो इलेक्शन ये कहाँ पर होंगे, वोटिंग? लास्ट इलेक्शन दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ था, 2 दिन की पोलिंग थी। उसके बाद करीब 1 महीना हमारी काउंटिंग चली हाई कोर्ट में ही। उससे पहले वाला इलेक्शन 2009 वाला इलेक्शन 2 दिन पोलिंग थी, 1 दिन हाई कोर्ट, 1 दिन तीसरी कोर्ट। लेकिन अब की बार मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि लास्ट इलेक्शन में 50,000 वोटर्स थे, अब की बार 1,02,000 वोटर हैं अंदाज़ा। अभी वेरिफिकेशन ड्राइव पूरी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन जो तक लग रहा है 1,01,000 के 2,000 के आसपास की वोटिंग लिस्ट बनेगी। तो मुझे लगता नहीं कि इवन हाई कोर्ट में भी पूरी पोलिंग वहाँ करा पाएंगे। हो सकता है कि कोई बड़ा क्षेत्र जैसे कि भारत मंडपम या फिर कोई बड़ा स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम टाइप कुछ जगह इलेक्शन कमेटी को तय करनी पड़े कि जहाँ इतना बड़ा वकीलों का हुजूम आके वोटिंग पोल कर सके। जिस तरीके से आप अभी लगे हुए हैं काम में, तो वकीलों का क्या राय है आपके प्रति? लोगों से बात होती होगी। देखिए, जिन लोगों ने मेरा पिछले 7 साल में काम देखा है वो ये जानते हैं। मैं अपनी बड़ाई अपने मुंह से नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जब लोग बाग लिस्ट उठा के बार काउंसिल मेंबर्स को फ़ोन करना शुरू करते हैं, तो कई लोगों ने मुझे इस बात का धन्यवाद करा कि भाई साहब, अननोन नंबर से लोग फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन आपने हर बार हमारा फ़ोन का उठाया भी और जवाब भी दिया और अपनी पूरी कोशिश करी कि हमारा काम यथासंभव हो सके। मैं आपको बताना चाहूँगा, 2020 में जब बड़ा भयानक समय कोविड का चल रहा था, मुझे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में सेक्रेटरी पद के लिए चुना गया। मेरे ऊपर 1 लाख वकीलों की जिम्मेदारी थी। परिवार में इस परेशानी थी, घर से बाहर निकलना नहीं है। उसके बावजूद मैं डेली सुबह मॉर्निंग में सिटी फोर्ट बार काउंसिल पहुँचा और करीब करीब 6,000 अधिवक्ता भाइयों को फाइनेंशियल असिस्टेंस करवाई। करीब करीब 2200 लोगों की मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन के बिल्स थे, वो सीएम इंश्योरेंस वेलफेयर स्कीम के मार्फत वो रियम्बर्स कराए गए। करीब 158 भाई मेरे कार्यकाल में सेक्रेटरी था जब मैं, उनकी डेथ हो गई कोविड की वजह से, तो उनकी फैमिली को उस इंश्योरेंस स्कीम के माध्यम से 10 लाख प्रति फैमिली वो पैसा पहुंचा। करीब 15 करोड़ 80 लाख रुपए मेरे हस्ताक्षर से डिसबर्स हुए। तो जो जिन लोगों ने मेरा काम देखा है वो ये जानते हैं कि पीयूष गुप्ता हमेशा हर एक के लिए उपलब्ध रहा है, चाहे छोटी काम हो चाहे बड़ा काम हो। जो मेरे से हो सका मैंने वो लोगों के लिए दिया है। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा काम बोलेगा,
और काम के विषय पे वोट देनी चाहिए। और मैं एक और प्रार्थना करना चाहूँगा हर एक वोटर से कि खाली जाति बिरादरी पे वोट ना दें। आपको ये बार काउंसिल है, बार एसोसिएशन नहीं है। यहाँ जाने के बाद बहुत सारी बेसिक जो आपका पूरा सिस्टम है हमारा वो चलता है। ये अल्टीमेटली रूल मेकिंग बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, सुपरवाइजरी बॉडी है। ये खाली एनरोलमेंट नहीं करेगी। जो वकील गलत काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली मिसकंडक्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का भी काम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का है। तो भ्रमित ना हो, उसी व्यक्ति को चुने। खाली मुझे नहीं चुनना है, आपको 24 और चुनने हैं। 25 मेंबर चुनेंगे तब वो कमेटी बनेगी, तो बाकी 24 भी देख कर चुने। ऐसे लोगों को ना चुने जो अननेसेसरी लोगों को हरास करते हैं, परेशान करते हैं। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही, मैंने खुद देखा बार काउंसिल में बैठकर ऐसे ऐसे मेंबर्स हैं जो बाकायदा इलेक्शन जब डिस्ट्रिब्यूटरी कमेटी में बैठते हैं तो एजेंडे में उठा के देखते हैं कि कौन हमारा जानकार है जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई हुई है। जानकार है तो उसे डिसमिस नहीं करना, उसको बुलाना है। ऐसे सोच के लोग हैं कि चाहे उसके खिलाफ एक्शन बनता हो ना बनता हो, लेकिन उसको बुलाया जाएगा ताकि उसे याद रहे कि बार काउंसिल मेंबर हूँ, मेरी दया से तो ये कंप्लेंट तुम्हारी डिसमिस होने जा रही है। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो बैलेंस रख के काम कर सके। अगर एक्शन बनता है तो एक्शन करें, और कंप्लेंट नहीं बनती है तो डिसमिस होनी चाहिए। वो शुरू में लिमिनी में डिसमिस होनी चाहिए, ना कि समन करा जाए, एक सामान्य अधिवक्ता को बुलाया जाए बार काउंसिल में, उसकी बेइज्जती करी जाए और फिर वो डिसमिस करी जाए। कई कंप्लेंट ऐसी पेंडिंग है। 60 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है एडवोकेट्स की, 55 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है, सीनियर डेजिग्नेशन एडवोकेट्स है, उन्हें अननेसेसरी बार काउंसिल में बुला के हैरेस किया जाता है। मैं पिछले 7 साल अपने ही भाइयों से लड़ा बार काउंसिल में बैठकर कि इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि खाली मेरे को नहीं, अगले 24 लोगों को भी ऐसे लोगों को चुनकर आए कि एक अच्छी बार काउंसिल बने, ऐसे लोगों की बने कि जो सही मायने में न्याय कर सकें, न्याय के लड़ सकें आप लोगों के लिए। पार्लियामेंट से लेकर सरकार, दिल्ली सरकार से लेकर और भारत सरकार तक क्या क्या सुविधाएं एडवोकेट्स के लिए होनी चाहिए, उस बारे में बात कर सके। खाली अपने ऊपर ध्यान ना हो। जिस जिम्मेदारी से उनको भेजा गया है उस जिम्मेदारी से 2.25 लाख के आसपास इलेक्टोरल रोल है हमारा आज के डेट में दिल्ली के अंदर। 2 लाख से ऊपर एडवोकेट रजिस्टर हो चुके हैं। ये तो खैर बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे अधिवक्ता भाई वेरिफिकेशन फॉर्म भरने में भी ये परेशानी नहीं उठाते, जो कि ऑनलाइन भरना है, और मात्र 1,02,000 लोगों ने फॉर्म भरा। वो आज 50% लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा, या तो प्रैक्टिस में नहीं है या फिर कहीं ना कहीं उनको खतरा है उनकी अपनी डिग्रीज वेरीफाई कराने में। तो एक आपके सामने है सारी चीज़ें। ऐसे लोगों की कमेटी बनाए, बार काउंसिल बनाए जो आपके हकों के लड़ सके। मेरा एक सवाल और है, जिस तरीके से कोर्ट में बंद बहुत रहता है कोर्ट, तो वकीलों को कहाँ से रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा? क्लाइंट तो तभी पैसा देगा ना जब कोर्ट खुला होगा। उसमें आप क्या मदद करेंगे इस बार? देखिए, अल्टीमेटली ये हमें समझना पड़ेगा, कई बार तो हमारी मजबूरी है स्ट्राइक करने की। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी, कोर्ट हमारी नहीं सुनेगी, तो हमें स्ट्राइक करनी पड़ती है। वकील कभी भी अपनी इच्छा से स्ट्राइक करने नहीं उतरता। हर एक अधिवक्ता नेता को पता है ये बात कि जो उसके भाइयों का, बहनों का, जो अधिवक्ता भाई बहन हमारे कोर्ट में काम कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बहुत बड़ी संख्या में डेली वेजर्स हैं। कहते हुए भी शर्म आती है कि इतना बुद्धिजीवी हमारा पेशा है और वहाँ पर डेली वेजर्स पे काम कर रहे हैं एडवोकेट्स। तो कोई भी नेता ये नहीं चाहता कि स्ट्राइक हो। मजबूरी बनती है, कारण बनते हैं, आपके सामने ऐसे ऐसे कारण लाए जाते हैं कि गवाही थाने में होगी, तो एडवोकेट्स क्या करें, उतरना पड़ता है स्ट्राइक पर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।